Hello everyone. Now we are going to start a new poem in class 11 WB board. My Last Duchess. My Last Duchess by Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, इट बिलोंग टू विक्टोरियन एज। जैसे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में है ना, आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, अलग अलग काल हैं हिंदी साहित्य में। ऐसे ही इंग्लिश में भी ऐसे एजेस बनाए गए हैं, जैसे ब्यूल्फ का एज, स्पेंसर का एज, चौसर का एज, शेक्सपियरियन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, जैकोबियन पीरियड। ये सब अलग अलग पीरियड बने हुए हैं, मतलब काल बना हुआ है किसी फेमस कवियों के नाम पे। किसी जैसे हमारे हिंदी में द्विवेदी युग है, ठीक है, भारतेंदु युग है, तो ऐसे ही युग बना हुआ है बड़े बड़े कवियों के नाम पर। तो ये जो विक्टोरियन एज है ना, ये इंग्लिश में मॉडर्न इंग्लिश एज के पहले वाले एज को हम विक्टोरियन एज कहते हैं। इसी टाइम के ये कवि थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनके बारे में खास बातें ये है कि ही वॉज अ परफेक्ट स्पोर्ट्समैन। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इनका स्पोर्ट्समैनशिप में बहुत इंटरेस्ट था। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे बॉक्सर थे, बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे, गेम्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। स्कूल तो, कॉलेज तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अपने फादर की लाइब्रेरी में ही इन्होंने पढ़ाई की। और इनको कहा जाता है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखने वाले बहुत सारे कवियों में एक इन्फ्लुएंशियल पोएट है, मतलब बहुत ही प्रभावशाली पोएट हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने वाले। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो ये एक ऐसा टाइप का पोएम है जिस पोएम में एक स्पीकर होता है और वो बोलता जाता है पूरे पोएम में, और पूरे पोएम में एक ऑडियंस होता है जो कोई सवाल जवाब नहीं करता, चुपचाप सुनते जाता है। तो इस स्टाइल में जो पोएम लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो यूं तो विक्टोरियन एज में बहुत सारे पोएट थे जिन लोगों ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा, उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल माना जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने वाले। इनके बारे में कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो बहुत ही ज़्यादा भाषाओं को जानते थे, मल्टी लिंग्विस्टिक थे, भाषाओं में काफ़ी इंटरेस्ट था। अब हम लोग जाने इस पोएम का टाइटल, माई लास्ट डचेस। डचेस जो होती है ना, वो ड्यूक की फेमिनिन जेंडर होती है। ये ड्यूक क्या है, तो आप लोग 11 क्लास का फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारा ड्रामा वगैरह पढ़े थे, तो वो शेक्सपियरियन ड्रामा में तुमने ड्यूक के बारे में सुना होगा। ड्यूक क्या होता है? हमारे इंग्लिश कल्चर में जैसे राजा हुआ करते थे, हमारे हिंदुस्तान में भी राजा हुआ करते थे। तो राजा की फेमिनिन क्या होती है? रानी। किंग की फेमिनिन होती है क्वीन। तो जब क्रिश्चियन पीरियड था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, तो उन सारे प्रोविंसेस के ऊपर राज करने वाला जो राजा होता था ना, वो किंग नहीं कहलाता था बल्कि ड्यूक कहलाता था। और उसी ड्यूक की फेमिनिन जेंडर को हम लोग बोलते हैं डचेस। यानी कि माई लास्ट डचेस जो बोल रहा है, ये कोई ड्यूक बोल रहा होगा, मेरी आखिरी रानी, मेरी आखिरी डचेस। रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं बोल रहे हैं, ये कोई राजा बोल रहा है, कोई ड्यूक बोल रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये ड्यूक कौन है जो बोल रहा है माई लास्ट डचेस? तो उस ड्यूक का नाम है अल्फांजो। अल्फांजो नाम है, और उसकी जो डचेस है जिसके बारे में बात हो रही है, उसका नाम है ल्यूक्रेजिया। ल्यूक्रेजिया के बारे में बता रहा है। ये जो डचेस है ये कौन है? ल्यूक्रेजिया है। अब ये जो ड्यूक है वो कहाँ का ड्यूक था? तो आपके पोएम में स्टार्टिंग में टॉप में लिखा हुआ है ड्यूक ऑफ फेरारा। फेरारा एक जगह था, एक प्रोविंस था। तो उसी प्रोविंस के ड्यूक यानी अल्फांजो ने अपनी पत्नी ल्यूक्रेजिया के बारे में ये बात कही थी, पूरे पोएम में जो बात लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ड्यूक ये सारी बातें बोल रहा था और रॉबर्ट ब्राउनिंग सुन रहा था कोने में कहीं और आकर के पोएम लिख दिया। पूरा पोएम इमेजिनेशन है, रचना है किसका? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। किसके शब्दों को उसने लिखा है? अल्फांजो को इमेजिन करके लिखा है कि अल्फांजो ऐसा बोला होगा। एक्चुअली में ये पूरे पोएम का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये पोएम 1842 में लिखा गया, विक्टोरियन एज में। और विक्टोरियन एज में जो महिलाएं थी ना, जो रानियां होती थी, उनका हालत बहुत ही बुरा था। बुरा इन द सेंस, बहुत ही पॉजिटिव चीज मानी जाती थी वो वस्तु। यानी कि जो राजा उनको शादी करके ले आता था, वो उनके ऊपर प्यार का हक ज्यादा जमाता था। इतना पॉजिटिव होता था कि रानी खुद से मुस्कुरा नहीं सकती है, किसी की तरफ देख नहीं सकती है। किसी की तरफ देखेगी तो उसका राजा तुरंत शक करने लगता था कि मेरी रानी सबसे इंप्रेस हो जा रही है, सबकी तरफ ध्यान दे रही है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। उसको गुस्सा आ जाता था, और उसी गुस्से की वजह से ये जो
ड्यूक है ना अल्फांसो, अपनी इस डचेस लुक्रेजिया का हत्या कर देता है और इसीलिए कह रहा है माई लास्ट डचेस। एक्चुअली में ये बहुत सारी शादियां किया था और जितनी भी इसकी पत्नियां मरी, जो जो पत्नी मर गई, उन सारी पत्नियों का एक गैलरी बनाया था आर्ट का, सबका पेंटिंग था। एक ऐसी गैलरी थी जिस गैलरी में कोई नहीं घुसता था। तो हुआ यूं कि इस ड्यूक के पास एक मैरिज प्रपोजल आया है, शादी का प्रस्ताव। हाँ, इसकी लास्ट डचेस जब मर गई तो मरने के बाद इसके पास एक दूसरी शादी का प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव कौन भेजा है? काउंट ने भेजा है। काउंट किसको कहते हैं? काउंट बोलते हैं जमींदार को। ये भी एक राजा टाइप का ही होता है, जमींदार, लैंडलॉर्ड। तो बहुत ही अमीर रिच काउंट है, वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है किससे? ड्यूक अल्फांसो से। इसलिए वो अपने एक इनवॉय को भेजता है। इनवॉय मतलब एक मैसेंजर, एक दूत, दूत को भेजता है, मैसेंजर को प्रपोजल लेकर भेजता है। और जब वो इनवॉय आता है ड्यूक अल्फांसो के पास, तो इस तरह से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग बन गया। समझ सकते हो आप लोग, स्पीकर कौन है? ड्यूक, और उसका ऑडियंस कौन है उसको सुनने वाला? इनवॉय, यानी कि वो मैसेंजर। इसीलिए ये पोएम क्या हो गया? एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया ड्रामेटिक मोनोलॉग का। समझ में आ गया बात? ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये एक्चुअली में बेल्स एंड पोमेग्रेनेट नाम के ड्रामेटिक मोनोलॉग से लिया गया है। बेल्स एंड पोमेग्रेनेट में बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स जैसी कविताएं हैं, उनमें से एक ये भी है, माई लास्ट डचेस। तो ये जो राजा था ना ड्यूक अल्फांसो, काफी पॉजिटिव था। पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो अपने पत्नी पे कितना हक जमा रहा है, कि वो बेवफा थी, वो गद्दार थी, सबसे इम्प्रेस हो जाती थी, सबकी तरफ देखकर मुस्कुराती थी, देखो मैंने उसे क्या हाल कर दिया है। और अब वो फोटो में बन के फ्रेम में सजी हुई है। किसको सुना रहा है वो सारी बात? एनवॉय को सुना रहा है, मैसेंजर को। जो मैसेंजर उसके पास मैसेज लेके आया है, प्रपोजल लेके आया है शादी का। किसका शादी का? एक काउंट की बेटी का। समझ आ गया बात? ये पूरा पोएम 28 कपलेट्स में लिखा है। कपलेट्स मतलब हिंदी में जैसे दोहे होते हैं ना, दो लाइंस की कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं कपलेट। यानी कि पूरा पोएम 56 लाइन का है, 56 लाइंस का है, 28 कपलेट्स हैं। और पोएम में राइमिंग स्कीम कैसा है? ए बी बी सी सी, ऐसा राइमिंग स्कीम है। तो अब हम लोग पोएम को पढ़ें। पोएम पब्लिश हुआ 1842 में, ठीक। अब आइए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। अब जो ड्यूक है ना, ड्यूक ऑफ फेरारा मतलब अल्फांसो, किसे कह रहा है? अपने ऑडियंस को। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अपने ऑडियंस मतलब उस एनवॉय को कहता है, देखो दैट इज माई लास्ट डचेस, देख रहे हैं ये जो दीवार में पेंटिंग लगी हुई है, ये मेरी लास्ट डचेस है। देखो, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, देखो कैसे दिख रही है, ऐसा दिख रही है जैसे लग रहा है अभी जिंदा है, अभी बोल देगी। कितनी सुंदर पेंटिंग है, देखो इसे। शी वर अलाइव, यहाँ शी के साथ वर लगा हुआ है, गौर करने की बात है। शी के साथ वॉज लगता है ना, शी वॉज अलाइव लिख देंगे तो मतलब हो जाएगा वो जिंदा थी। लेकिन शी के साथ जब हम लोग ये अनयूजुअल तरीके का वर लगाएंगे तो इसका मीनिंग होगा मानो कि, ऐसा लगता है कि जिंदा है। जब हम लोग गैस वाली बात करते हैं ना कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो हम लोग क्या कहते हैं? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। इफ आई वर यू, काश मैं तुम्हारी तरफ होता, तुम्हारी जगह होता। तो वहां पे हम लोग आई के साथ वर लगाते हैं। तो देखो, एज इफ शी वर अलाइव, ऐसा दिख रहा है उसका पेंटिंग, जैसे लग रहा है कि वो जिंदा है, मानो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, मैं इस पीस को वंडर बोलूंगा। ये जो आर्ट का पीस आपको दिखाई दे रहा है, ये वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट है। कितना खूबसूरत है, देखो। मेरी पत्नी, मेरी लास्ट डचेस। लास्ट डचेस बोलने का मतलब हो रहा है इसके पहले भी मेरी बहुत सारी डचेस थी, ये मेरी आखिरी वाली। नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्क बिजली अ डे। फ्रा पेंडोल्फ, फ्रा पेंडोल्फ कौन था भाई? जिसने इस पेंटिंग को अंजाम दिया, जिसने इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाया, पेंडोल्फ उसका नाम था। तो बोल रहे हैं फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने जादुई करामात दिखाया। वर्क बिजली अ डे, एक दिन पूरा बिजी तरीके से वो पेंटिंग करता रहा मेरी वाइफ का। मेरी वाइफ के फेस को हू बहू वो उतारता गया अपने पेंटिंग कैनवस पे, देखो उसी का रिजल्ट है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखो कैसे दिख रही है पेंटिंग में,
इतना सुंदर दिख रही है. देयर शी स्टैंड्स. यहाँ शी किसके लिए है? माई लास्ट डचेस के लिए. विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर. क्या थोड़ा आनंद लेने के लिए बैठोगे नहीं? देखोगे नहीं? अगर आनंद आ रहा है, लेजर तुमको मिल रहा है, प्लीज हो रहे हो, तो बैठो, देखो. कौन रोका है तुम्हें? देख ही सकते हो. अब तो उसका पिक्चर है ना, जीती जागती तो नहीं है. देख सकते हो, देखो. अगर आनंद आए तो बैठ जाओ, देखो. आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन. फ्रा पेंडोल्फ को मैंने बोला था बाय डिजाइन. यहाँ डिजाइन मतलब वो डिजाइन और पेंटिंग की बात नहीं हो रही है. यहाँ डिजाइन का मतलब है बाय विल, बाय माई ओन इंटरेस्ट. मैंने खुद की मर्जी से बोला था. नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस. फॉर नेवर रेड. फ्रा पेंडोल्फ जब पेंटिंग कर रहा था तो उसने कभी ये बात को एहसास नहीं किया. रेड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाई करना. लेकिन यहाँ पढ़ाई करने की बात नहीं है, यहाँ पढ़ने का मतलब है एहसास करना, फील करना. फ्रा पेंडोल्फ ने भी पेंटिंग करते वक्त कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि जो लोग इसे देखने आएंगे वो लोग हैरान हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत पेंटिंग कैसे बनी. जो स्ट्रेंजर्स देखने आएंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है स्ट्रेंजर्स लाइक यू. इस पेंटिंग को जब जब कोई स्ट्रेंजर देखेगा, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अपरिचित आदमी, अचानक से कोई आ गया और आकर इस पेंटिंग को देखेगा तो हैरान हो जाएगा, इतनी खूबसूरत पेंटिंग कहाँ से बनी, कैसे बनी. ठीक. तो फ्रा पेंडोल्फ जब इसे पेंटिंग कर रहा था तो उसने कभी ऐसा रीड नहीं किया, उसने ऐसा कभी फील नहीं किया, महसूस नहीं किया कि तुम्हारे जैसे जब स्ट्रेंजर्स आएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा. स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस. जब वो देखेंगे इस पिक्चर को, इस पिक्चर के अपीयरेंस को. काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस, दिखना. जब पिक्चर उनके सामने आएगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, फ्रा पेंडोल्फ कभी सोचा भी नहीं था. इतनी सुंदर पेंटिंग किया है मेरी वाइफ की. अभी तक तुम्हें लग रहा होगा ये ड्यूक कितना अच्छा है भाई, अपनी पत्नी की कितनी तारीफ कर रहा है. आगे पता चल जाएगा ये तारीफ वारीफ अभी क्या है एक्चुअली में. द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस. तुम्हारी तरह जो भी स्ट्रेंजर इस पिक्चर को देखता है ना, इस पिक्चर के काउंटेनेंस को, अपीयरेंस को जब देखता है, इस पिक्चर के डेप्थ को देखता है, गहराई को, बारीकियों को. एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस. अर्नेस्ट का मतलब होता है इनर, अंदर से. अंदर से जो खूबसूरती दिख रही है, जो चमक दिख रही है मेरी पत्नी की, जब उसे देखता है, पैशनेट खूबसूरती. पैशनेट खूबसूरती कैसी होती है भाई? एक खूबसूरती होती है जिसमें किसी महिला का चेहरा किसी डिवाइन लेडी से मिल रहा है, थोड़ा पूजनीय लग रहा है, ठीक है ना, सुंदर सुंदर सा दिख रहा है. ठीक. और एक लुक्स कैसा होता है? थोड़ा बोल्ड लुक, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक, है ना, थोड़ा कामुक लुक, जिसको देख करके सब लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं उसकी तरफ. थोड़ा एक अजीब सा फीलिंग होता है, लगता है जैसे हम ही को दिख रही है, मेरे लिए ही मुस्कुरा रही है, ऐसा फीलिंग होता है. उसको बोलते हैं पैशनेट लुक्स. तो जब कोई इस पिक्चर के डेप्थ को देखता है, इस पिक्चर का अर्नेस्ट ग्लांस जो कि पैशनेट है उसको देखता है, बट टू माई सेल्फ दे टर्न. वो सारे लोग मेरी तरफ टर्न होते हैं, तुरंत मुड़ जाते हैं मेरी ओर, मेरी तरफ मुड़ते हैं देखने के लिए. ऐसा लगता है मानो मुझसे पूछ रहे हो. क्या पूछ रहे हो? इतना सुंदर कैसे बना, कौन बनाया इसको इतना सुंदर. जो भी देखता है, इमेजिन करो ऐसा देखा, देखते रह गया, हैरान हो गए, और उसके बाद अब मेरी तरफ मुड़ता है. किस सेंस में? सर ये इतना सुंदर कैसे बना, ऐसा फीलिंग्स आता है उनके अंदर. तो तुम ही नहीं, तुम्हारे ऐसा जितना भी स्ट्रेंजर्स आता है वो ऐसे ही देखता है. बट टू माई सेल्फ दे टर्न. सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई. ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? नन पुट्स बाय द कर्टेन. आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस पेंटिंग के ऊपर से कोई पर्दा हटा दे. फ्रा पेंडोल्फ ने जब ये पेंटिंग किया था तो पेंटिंग करने के बाद वो इसके ऊपर पर्दा डाल दिया था, और उस पर्दे को हटाने का साहस किसी में नहीं है. मेरी पत्नी है ना, मैं चाहूंगा तो हटाऊंगा, कोई क्यों पर्दा हटाएगा भाई. ठीक. कोई बाहर का आदमी आएगा, राजा की पत्नी का चेहरा देखने के लिए पर्दा हटा देगा? कभी नहीं, किसी में साहस नहीं है. बोल रहा है सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन. कोई साइड नहीं कर सकता, सरका नहीं सकता इस पर्दे को. आई हैव ड्रॉन फॉर यू. वो पर्दा आज मैंने सरकाया है, मैंने हटाया है,
फॉर यू, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मतलब किसके लिए? एनवॉय के लिए। वो जो मैसेंजर आया था, कहाँ का मैसेंजर? एक काउंट का मैसेंजर था, काउंट का मैसेंजर। किसी में हिम्मत नहीं जो हटा दे वो पर्दा, मैंने हटाया है तुम्हारे लिए। एंड सीम्ड, और जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता था मेरे द्वारा पर्दा हटाने के बाद, कोई भी जो देखता था, सीम्ड, ऐसा लगता था, एज दो वुड आस्क मी, ऐसा लगता था जैसे वो लोग मुझसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? इफ दे डर्स्ट, ये जो डर्स्ट है ना, ये एक आर्केइक इंग्लिश है, पुराने जमाने की इंग्लिश। डर्स्ट का मतलब डेयरेस्ट, डेयर, डेयर मतलब साहस करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू से लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने के लिए। तो डर्स्ट का मतलब डेयरेस्ट, डेयर। तो जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता था, अगर वो डेयरिंग एटीट्यूड वाला इंसान होता था, तो ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे पूछेगा। लेकिन डेयरिंग होता नहीं था कोई। इसमें इतना डेयर है कि राजा से बोलेगा, सर थोड़ा पर्दा हटाइए ना, आपके वाइफ को देखना है, जान से मार डालूंगा, मेरी वाइफ को देखेगा, ठीक है ना। तो बोला ऐसा लगता था, इट सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, कि वो लोग मुझसे पूछेंगे, कहेंगे, इफ दे डेयर्स्ट हाउ सच अ ग्लांस केम देयर। उनका सवाल क्या होता मुझसे? उनका सवाल होता, सर आपकी पत्नी का ये जो नज़र है, इतना सुंदर ग्लांस कैसे आया है, ये जो पेंटिंग है इतना सुंदर लुक्स कैसे बना है, आपकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कैसे? पूछते नहीं थे। राजा को ऐसा लग रहा है, ड्यूक को ऐसा लग रहा है, अल्फांसो को, अल्फांसो को ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग मुझसे यही पूछते, हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, आपकी पत्नी के लुक्स में वो जो नजरिया दिख रहा है, अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला, वो कैसे आया है। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, इसीलिए आप अकेले नहीं हो, आप पहले इंसान नहीं हो जो मेरी तरफ इस तरह से घूम कर देख रहा है और मुझसे ये बात पूछना चाह रहा है। ये एनवॉय भी पूछा नहीं था अभी, उसने फील कर लिया कि तुम जरूर यही पूछना चाह रहे होगे। शकी आदमी ऐसे ही होते हैं। पत्नी जिधर देख के हंसेगी तो उसको अपने मन ही मन में मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे कि उस तरफ देख के मुस्कुरा रही है, जरूर यही सोच रही होगी ये आदमी कितना हैंडसम है। और हम पति कहाँ गए, उस आदमी के बारे में सोच रही होगी, ठीक है ना, कितना हैंडसम आदमी है, यही सोच रही होगी, गुस्सा लग जाता है। तो बोला तुम भी यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी का इतना सुंदर लुक्स कहाँ से आया, और तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले भी जो देखता है यही सोचता है, मेरी तरफ मुड़ के क्वेश्चन पूछना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं होता पूछने का। सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चिक्स। मैं बता दूं सर, सर किसको बोल रहा है? एनवॉय को, मैसेंजर को। समझ में आ रहा है ना ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है? ये अकेला बोले जा रहा है और वो एनवॉय सुने जा रहा है। कह रहा है सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस, ये जो मेरी पत्नी के चेहरे में ग्लैमर देख रहे हो ना, ये जो उसके गालों में सुर्खियां देख रहे हो ना, उसके गालों में जो सुर्खियां नजर आ रही है ना, शर्म हया लालिमा, पिंकिश पिंकिश, ये जो ग्लैमर दिख रहा है, ये उसके हस्बैंड की वजह से नहीं है। ऐसा मत सोचना कि फ्रा पेंडॉल जब उसका पेंटिंग कर रहा था तो मैं भी वहीं खड़ा था और मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। बड़ी बेवफा थी, हमको देख के नहीं मुस्कुरा रही है। ये जो चेहरे में उसका ग्लैमर है, मुस्कान है, मुझे देख के नहीं है, इस हस्बैंड को देख के नहीं है। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चिक्स। स्पॉट ऑफ जॉय क्या होता है भाई? स्पॉट का मतलब होता है दाग। किसी के चेहरे में गालों पे स्पॉट ऑफ जॉय, खुशी का दाग, कहने का मतलब कोई लड़की जब, हाँ कोई लड़की जब बहुत खुश हो जाती है तो या तो उसके गालों में डिंपल पड़ जाएगा, या तो उसके गाल थोड़े से पिंकिश हो जाएगी, थोड़ी शर्माई सी हंसेगी मुस्कुराएगी, ठीक है ना, थोड़ा एक अलग लुक्स दिखेगा चेहरे पे मुस्काने का। तो बोला ये जो स्पॉट दिख रहा है तुमको, मुस्कान खुशी का, इस हस्बैंड की वजह से नहीं। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, अब देखो अपनी पत्नी का कनेक्शन किसके साथ जोड़ रहा है? पहले पहले तो कनेक्शन जोड़ रहा है फ्रा पेंडोल्फ के साथ, जो पेंटिंग कर रहा था उसी के साथ। बोल रहा है शायद ऐसा हुआ होगा कि ये जो फ्रा पेंडोल्फ है ना, जब मेरी पत्नी का पेंटिंग कर रहा होगा, उसको मौका मिल गया होगा बोलने का, चलो थोड़ा सा फ्लर्टिंग करते हैं। मौका देखते ही फ्लर्टिंग में शुरू हो गया होगा कि राजा तो अभी बगल में है नहीं, चलो थोड़ा सा प्रशंसा करते हैं, थोड़ी सी खूबसूरती की बड़ाई करते हैं। कौन सी लड़की है भाई जो अपनी खूबसूरती की बड़ाई सुन के खुश नहीं होगी? तो चलो थोड़ा चांस मारते हैं, चांस में डांस करते हैं थोड़ा। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, जरूर बोला होगा कि मैम
आपका वो जो मैंटल है ना, जो दुपट्टा या शॉल या वो जो ओढ़नी है ना, वो थोड़ा सा आपके कलाइयों पे ज़्यादा सरक गया है, यानी आपके थोड़े शरीर से सरक कर ज़्यादा कलाई पे आ गया है। तो शरीर से जब दुपट्टा या ओढ़नी थोड़ा सरक जाएगा तो किसी लेडी का लुक्स कैसा होगा, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी। तो थोड़ा ऐसा बोला होगा, तो जैसे ही बोला होगा तैसे वो थोड़ी शर्मा गई होगी, मुस्कान आ गया होगा चेहरे पे। तो जब शर्माई होगी तो वो स्पॉट ऑफ जॉय नजर आया होगा। तो ये मत समझना कि पति को देख के मुस्कुरा रही है, चमक रही है, वही फ्लर्टिंग कर रहा था इसीलिए ऐसी चमक रही है। और paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. और एक बात है कि फ्रा पेंडोल्फ ने एक और बात बोला होगा मेरी पत्नी को, कहा होगा कि पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश। देखो फ्लश का मतलब क्या होता है, चमक। इंसान के चेहरे पे चमक का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। जब तुम मुस्कुराती हो, तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा चेहरा चमकता है। हाफ फ्लश का मतलब आधा मुस्कुराना। अब सोचो तुमको बहुत जोर से हंसी आ रही है, किसी लेडी को अपने बारे में तारीफ सुन के बहुत बहुत मुस्कान आ रहा है, खूब जोर से हंसने वाली है खिलखिलाकर, तभी उसका हस्बैंड आ जाए जो कि बहुत ही सख्त मिजाज का है, एकदम पसंद नहीं करता है कि मेरी पत्नी किसी को देख के मुस्कुराए। अब इमेजिन करो सिचुएशन कि कोई इसको फ्लर्ट कर रहा था, वो खूब जोर से मुस्कुराने आ रही थी, तभी उसका हस्बैंड आ गया और उसको जोर से स्ट्रिक्टली देखा। जैसे स्ट्रिक्टली देखा तैसे ही उसका जो मुस्कान था वो हाफ फ्लश हो गया, मतलब अंदर से मुस्कान आया, खूब जोर से हंसने जा रही थी, तब तक चुप हो गया, चुप हो गई, तो हाफ फ्लश हो गया। अब इसको कैसे पेंटिंग करेगा मेरा पेंटिंग, फ्रा पेंडोल्फ ने बोला होगा मैम मेरा पेंटिंग इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये जो आपके चेहरे पे हाफ मुस्कान जो नजर आ रहा है ना, आप खिलखिलाकर हंसने जा रहे थे लेकिन नहीं हंस पाए, ये जो आधी हंसी है, इसको मेरी पेंटिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। पेंट नेवर एक्सपेक्ट्स, इट नेवर होप्स टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मीन्स टू रिक्रिएट the similar picture of your half flush, similar picture of your half smile that dies along her throat। वो स्माइल आपके गले तक ही डाई हो जा रहा है, डाई हो जा रहा है मतलब गले तक आके रुक जा रहा है। अंदर से हंसी आ रही है और गले तक आते आते डाई, मर गई, वो मुस्कान बाहर तक नहीं आई। तो इस चीज को मेरा पेंटिंग उतार नहीं पा रहा है कैनवस पे। सच स्टफ वॉज कर्टसी। इस तरह की बातें मेरी पत्नी को कर्टसी समझ में आती थी। कर्टसी क्या होता है भाई, विनम्रता। अब किसी भी लेडी को ऐसे ही समझ में आएगा, हर लेडी क्या मुस्कुराने का मतलब यही है क्या कि हर आदमी के प्रति वो इम्प्रेस हो जाएगी। जो भी खूबसूरत लेडी होती है इतनी तो लॉयल होती है ना अपने हस्बैंड के प्रति, होती है, लेकिन मुस्कुराने का भी तो हक है उसको। अगर कोई उसको तारीफ करेगा तो उसको भी एक्सेप्ट करेगी, वेलकम करेगी, क्यों नहीं करेगी। तुम लड़कियों को अगर कोई बोले कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो तो क्या मारोगी उसको, क्या मुस्कुराओगी, हाँ अच्छा लगा सुन के बढ़िया। तो बोल रहा है कि मेरी पत्नी इन चीज़ों को कर्टसी माना करती थी। कर्टसी मतलब विनम्रता से वेलकम करती थी सबके फ्लर्टिंग को, सबके शाबाशी को, सबके तारीफ को एक्सेप्ट करती थी। शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। और बस उसका ये जो कर्टसी वाला नेचर था, इनफ है, ये काफ़ी है ये स्पॉट ऑफ जॉय आने के लिए चेहरे पे। अब हर आदमी उसको ऐसे ही कुछ तारीफ करके चला जाएगा और सबकी वजह से वो मुस्कुराएगी। एरू गैरू जो भी गुजरेगा बोल देगा मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मैम, बस मैम खुश हो गई, चेहरे पे मुस्कान आ गया। मैम आपके जैसी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं मैम, बस मैम के एकदम चेहरे पे लाली छा गई, है ना। तो बस ये स्पॉट ऑफ जॉय आने के लिए इनफ है उसका ये कर्टसी। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, कैसा दिल था उसका। हम्म, इस तरह से सभी से इम्प्रेस, सभी की तरफ नजर देना, सभी की तरफ नजर घुमाना, क्या कहूँ कैसे बताऊं, ऐसा दिल उसके पास कैसे था। टू सून मेड ग्लैड, इतनी जल्दी ग्लैड हो जाती थी, खुश हो जाती थी, इतनी जल्दी खुश हो जाती थी, इतनी जल्दी ग्लैड हो जाती थी। टू इजिली इम्प्रेस्ड, और कितना जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी, किसी से भी इम्प्रेस। अब समझ में आ रहा है ना बुराई कर रहा है अपनी पत्नी की। शी लाइक वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जिस चीज को देखती थी, जिस इंसान को देखती थी, कि बस तुरंत देखते ही लाइक करने लगती थी। उसे देखी अरे कितना हैंडसम है, उसको देखी अरे कितनी सुंदर इसके बाल है इस आदमी के, उसको देखी अरे क्या बॉडी है इस आदमी का, उसको देखी इसका ड्रेस कितना अच्छा है, कुछ ना कुछ उसको अच्छा लग ही जाता था हर हर आदमी में। शी लाइक
वॉट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और मुझसे छिपा छिपा कर हर तरफ देखती रहती थी वो, नजरें छिपा कर हर तरफ उसका नजर आता था, हर आदमी को देखती थी, हर पुरुष को देखती थी। सर इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब एक थे, सारे एक जैसे दिखते थे उसको, चाहे कोई हैंडसम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे घर का नौकर हो, चाहे जो भी इंसान हो, सब उसको एक ही जैसा नजर आता था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, उसके सीने पर वो जो मेरा फेवर, यहाँ फेवर का मतलब क्या है, मेरा दिया हुआ हार, मेरा दिया हुआ वो नेकलेस, कितना कीमती नेकलेस मैंने ला के दिया था उसको इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए अपनी पत्नी को। मेरा जो फेवर था उसके सीने पे लटकता हुआ, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, मेरा वो दिया हुआ हार उसके लिए उतना ही मायने रखता था जितना मायने रखता है डूबता डूबता हुआ सूरज। डूबते हुए सूरज को कोई भला देखता है क्या? वो डूबते हुए सूरज को भी देख के उतना ही इंप्रेस हो जाती थी जितना इंप्रेस मेरे हार देने पे होती है। अब सोचो मैं किसी को हीरे का हार ला के दूं, सोने का माला ला के दूं, तो कितना इंप्रेस हो रही है, चलो मुझे अच्छा लगा कि बहुत इंप्रेस हो रही है। तब तक मैंने देखा कि घर का नौकर बोला मैम वो देखिए ना कितना सुंदर सूरज डूब रहा है, उसमें भी उतना ही इंप्रेस हो गई। सिमिलर, इट वॉज ऑल वन, एक जैसा था। द बाउ ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, और ऑफिशियस फूल हमने बात किया। ऑफिशियस उसको कहते हैं जो इंसान लो रैंक का इंसान हो, द वन हु इज नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट द पर्सन होम ही इज एडमायरिंग। किसी लड़की को अगर कोई इंसान एडमायर कर रहा है तो एक तो होता है जेन्युइन रीजन कि हाँ सचमुच में वो इतनी सुंदर दिख रही है कि हमें अपने आप को रोक नहीं पाया और एडमायर कर दिया, और एक होता है कि उसमें जेन्युइननेस नहीं होती है, बिना इंटेंशन के सबको एडमायर करते चलते हैं, जो ही मेरी बातों में फंस जाए, ठीक है ना, इसलिए एडमायर करते चलते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऑफिशियस फूल। इसीलिए ऐसे इंसान को कहा गया है लो रैंक। तो एक ऑफिशियस फूल से भी इंप्रेस हो जाती है जो चेरी का बाव लेके आता है। बाव का मतलब होता है ब्रांच। चेरी का एक छोटा सा ब्रांच तोड़ लिया, कहीं ट्विग जिसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, लाया और लाकर मेरी पत्नी को दे दिया। ऐसा ऑफिशियस फूल पे भी इंप्रेस हो जाती है। दैट ब्रांच ऑफ चेरी हैज बीन ब्रोकन इन द ऑर्चर्ड फॉर हर। कोई ऑफिशियस फूल किसी ऑर्चर्ड में जाकर तोड़ता है क्या, वो चेरी का ब्रांच, और ला करके मेरी वाइफ को पकड़ा देता है। ट्विग्स वगैरह, ठीक, जैसे ओलंपिक्स में देखे होंगे वो एक रेत पहनाया जाता है सिर पर मुकुट जैसा, तो वो भी ट्विग्स का ही बना रहता है, फूल पत्ती का बना रहता है। उससे भी इंप्रेस हो जाती है, बिल्कुल उतना ही इंप्रेस होती है जितना कि मेरे फेवर से होती है। मेरा फेवर कौन सा, हार, कीमती हार, सोने का हार, हीरो का हार, पेंडेंट जो मैंने उसको दिया है, उससे जितना इंप्रेस होती है उतना ही इंपॉर्टेंस वो उस ऑफिशियस फूल को भी देती है। द वाइट म्यूल, सफेद खच्चर, म्यूल का मतलब खच्चर, खच्चर क्या होता है, वो हाइब्रिड होता है घोड़े और गधे का, ठीक है ना, मतलब ऐसा जिसके मम्मी पापा घोड़े और गधे हैं, ठीक है, उनका हाइब्रिड को बोलते हैं खच्चर। शी रोड विथ राउंड द टेरेस। अब सोचो किसी खच्चर के ऊपर भी अगर वो बैठ जाए और बैठ करके अगर थोड़ा सा टेरेस पर घूम ले, खच्चर की सवारी कर ले, तो उसको भी उतना ही एडमायर करती है। सोचो, यानी मेरा पेंडेंट, मेरा वो हीरो का हार, दैट इज इक्वल टू द राइडिंग ऑफ म्यूल। वो खच्चर की सवारी इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो ऐसा है। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच। ऑल एंड ईच, सारी तरह की बातें, ईच मैटर, हर बात एक ही तरह का उससे अप्रूविंग स्पीच ड्रॉ करता है। कहने का मतलब सभी को अप्रूव करती है वो, बहुत अच्छा। गधे पे बैठ गई, बहुत अच्छा। खच्चर पे बैठ गई, बहुत अच्छा। कोई ट्विग ला के दे दिया, फूल पत्ती, बहुत अच्छा। मैं हीरो का हार दूंगा, बहुत अच्छा। सेम एक्सप्रेशन, ऑल एंड ईच वो ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसा, ड्रॉ करता है द अप्रूविंग स्पीच। स्पीच तो आती है, सिमिलर काइंड ऑफ मुस्कान, सिमिलर काइंड ऑफ मुस्कान भी उसके चेहरे पे वैसे ही आता है हर बात के लिए। वैसा ही शर्माना, वैसे ही लाल हो जाना शर्मा कर, वैसे ही ब्लशेज आ जाना। एटलीस्ट शी थैंक्ड मेन, वो लोगों को धन्यवाद दिया करती थी। गुड, चलो ठीक है, मान लिया भाई, धन्यवाद तो हम दे ही सकते हैं किसी इंसान को, किसी मर्द को, किसी पुरुष को। बट थैंक सम हाउ, आई नो नॉट हाउ, लेकिन उसका धन्यवाद देना थोड़ा अलग टाइप का होता था, थोड़ा अजीब सा धन्यवाद देती थी। ऐसा दिखलाती थी धन्यवाद देना, जैसे लगता था वो फेवर दिखला रही है अपना, कि मतलब आई फेवर यू, यू आर माई फेवरेट,
ठीक है ना, ऐसे धन्यवाद दिखलाती थी। पता नहीं कैसे, आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कि कैसे, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift। यूं समझ लीजिए कि वो जो लोगों को धन्यवाद देती थी ना, किस टाइप का धन्यवाद देती थी, अ, जैसे कि मेरा 900 ईयर्स एंसेस्ट्रल गिफ्ट अगर मैं उसे कुछ दूं, 900 ईयर्स ओल्ड मेरे फैमिली का नाम उसके ऊपर मैं कुर्बान करूं, ठीक है, तो उसके लिए जैसे धन्यवाद कोई देता है, सिमिलर काइंड ऑफ धन्यवाद वो देती थी उस इंसान को भी जो उसको खच्चर की सवारी करवा दे, जो उसको फूल पत्ती तोड़ के दे दे। ठीक है, सोचो, मेरे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, इतनी पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी, कई सौ साल पुराना कोई गिफ्ट मैं उसको कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से मुस्कुरा कर शर्माते हुए थैंक यू मुझे बोलती थी, सिमिलर थैंक यू वो उन लोगों को भी बोलती थी जो उसके लिए मामूली सा हेल्प कर दें, मामूली सा काम कर दें। Who would stoop to blame? Who would stoop to blame? अब यहाँ पर थोड़ा घमंडी स्वभाव अपना दिखला रहा है राजा, जो ड्यूक है, कहता है कौन झुकता, हु वुड स्टूप, कौन झुकेगा भाई, स्टूपिंग करना मतलब झुकना, टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। अब इस तरह की ट्रिफलिंग, छोटी मोटी बातों को ब्लेम करने के लिए कौन झुकेगा उसके सामने। भाई पति पत्नी का संबंध जारी रखने के लिए, मीठा बना के रखने के लिए झुकना पड़ता है। सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, दिस टाइप ऑफ ट्रिफलिंग आइडियाज, ये जो छोटी छोटी, ट्रिफलिंग का मतलब छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बातें जिस पर बहस हो सकती है, जिस पे झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर कौन बहस करेगा और कौन ब्लेम करने जाएगा। मैं ब्लेम करूंगा, मैं तो ड्यूक हूं ना, मैं ब्लेम थोड़ी ना करूंगा, मैं तो सीधा एक्शन लूंगा, है ना। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, इवन हैड यू, हो सकता है तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास मतलब जिससे वो बातें कर रहा है, जो उसका ऑडियंस है, ठीक है ना, वो मैसेंजर ऑफ द काउंट, उस मैसेंजर से कह रहा है कि इवन यू, यहां तक कि तुम भी, तुम्हारे पास भी वो स्किल है, भाषण का स्किल है तुम्हारे पास भी, इन स्पीच, बोलने का तुम्हारे पास भी वो गुण है, तुम्हारे पास भी वो स्किल है, टैलेंट है, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास क्या टैलेंट है भाई, तुम ऐसे छोटे मोटे ट्रिफलिंग पर बहस कर सकते हो, झुक सकते हो, ठीक है, समझा सकते हो, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो ड्यूक हूं, मैं क्यों समझाने जाऊं, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, विल का मतलब होता है इच्छा, तुम अपनी इच्छा को, तुम अपने तरीके से, तुम अपने तरीके को क्वाइट क्लियरली, क्लियर तरीके से तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, टू सच एन वन, ऐसी अगर कोई तुम्हारे साथ भी होती तो, एंड से, तुम ऐसा उसको व्यक्त कर सकते थे और बोल सकते थे, ठीक है, क्या बोल सकते थे, जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट्स मी, तुम शायद बोल सकते थे कि देखो भाई, दिस और दैट मुझे पसंद नहीं है, ऐसी चीजें, वैसी चीजें मुझे पसंद नहीं है, मुझे डिसगस्ट करती हैं, तुम शायद ये बात बोल सकते थे, किसको, अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई होती तो, जिसकी बातें तुम्हें पसंद नहीं होती, जिसका तौर तरीका तुमको पसंद नहीं होता, तो तुम शायद उसको बोल सकते थे। जैसे मुझे भी तो नहीं पसंद है मेरी बीवी का ये तौर तरीका, लेकिन मुझे नहीं आता वो बोलना, मैं नहीं बोल पाता। हेयर यू मिस और देयर एक्सीड्स द मार्क, तुम शायद बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे कि देखो, तुम यहाँ पर एक चीज मिस कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम शायद ये बोल सकते थे कि देखो, तुम यहाँ पर एक चीज में बढ़ बढ़ के बोल रही हो, तुम्हारा जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर रही हो, एक्सीड कर रही हो, ये सब बातें तुम बोल सकते थे, लेकिन मैं नहीं, मुझको नहीं आता। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लिसन्ड सो, और मान लो कि सुनने वाली जिसको तुम ये बातें बोलते, अगर वो लेसन्ड हो जाती, लेसन्ड मतलब वो लेसन ले लेती तुमसे, चुपचाप सीख ले लेती तुम्हारी बातों का, इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड, अगर मेरी लास्ट डचेज को तुम ये बातें इस तरह से बोलते, और मेरी लास्ट डचेज अगर तुम्हारी इन बातों को सुनकर लेसन्ड हो जाती, देखो मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था कि अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई होती तो, मेरे लास्ट डचेस के जैसे, यहाँ ये भी समझ सकते हो तुम लोग कि मेरी लास्ट डचेस को ही अगर तुम समझाते, मेरी जगह तुम रहते हो, मेरी लास्ट डचेस को तुम समझाते, तो तुम यही कहते ना कि देखो, तुम ये गलत कर रही हो, तुम वो गलत कर रही हो, तुम यहाँ पे लिमिटेशन क्रॉस कर रही हो, तुम यहाँ पे एक चीज मिस कर रही हो, बोलते। और तुम्हारे बोलने पर अगर मेरी लास्ट डचेस तुम्हारी इन बातों का लेसन एक्सेप्ट कर लेती, हर सेल्फ बी लेसन सो, नॉर
प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, और वो कोई तर्क नहीं करती तुमसे, चुपचाप सुन लेती, समझ भी लेती, बिना अपना विट सेट किए। विट सेट करना मतलब क्या होता है? विट का मतलब बुद्धिमानी, ठीक है। मान लो अगर मैं तुमको समझाऊं कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा साइंस पढ़ लिए हो, तो तुम अपना बुद्धिमानी लगोगे दिखाने हमको, नहीं नहीं सर 2 और 2 22 होते हैं सर, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगी। तो यहाँ पे तुम अपना विट शो कर रहे हो ना, तर्क शो कर रहे हो, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो यहाँ बोल रहा है ड्यूक, बोल रहा है कि अगर तुम ऐसा बोलते और वो तुम्हारे लेसन को चुपचाप ले लेती और अपना विट को एक्सप्रेस भी नहीं करती, फॉरसूथ सच मान लेती तुम्हारी ही बात को, एंड मेड एक्सक्यूज, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, और उसके बाद भी अगर थोड़ा सा भी अगर एक्सक्यूज अगर वो दिखा देती, इसके बावजूद भी, सब कुछ मानने के बावजूद भी अगर थोड़ा भी एक्सक्यूज दिखा देती, तो इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो वो थोड़ा सा जो एक्सक्यूज दिखलाती ना, वो भी मेरे लिए झुकना हो जाता, मेरे लिए झुकने के समान हो जाता। जैसे तुम मेरी सारी बात मान ली, चलो ठीक है, अब मानने के बाद बोल रही हो एक्सक्यूज मी सर, एक बात बस, इतने से ही तो मैं झुक गया। घमंडी आदमी इतने से ही झुक जाता है। जो घमंडी इंसान रहेगा वो बोलेगा हाँ एक्सक्यूज, इतना समझाने के बाद फिर एक्सक्यूज मी, हमारा कोई वैल्यू नहीं, हम जो इतना समझाए इसके बाद फिर एक्सक्यूज मी, तो फिर झुकना हो गया। तो बोला मैं उस पर भी झुक जाता, मेरे लिए इतना भी झुकना कहलाएगा। एंड आई चोज नेवर टू स्टूप, और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं कभी झुकूंगा नहीं, कभी उसके सामने झुकूंगा नहीं, उसके किसी भी एक्सक्यूज के सामने। ओ सर, शी स्माइल्ड, नो डाउट। एक बात और है सर, वो बहुत मुस्कुराती थी, मुझे देख के भी मुस्कुराती थी, नो डाउट। जब मैं उसके सामने होता था तो मुस्कुराती थी, वेलकम करती थी मुझे भी। Whenever I passed her, जब कभी भी मैं उसके सामने से गुजरता तो वो मुस्कुराती थी। But who passed without much the same smile? लेकिन मैं ही नहीं, जो कोई भी उसके सामने से गुजरता था उस पर भी मुस्कुराती थी। हमको यहाँ डाउट है, हमको यहाँ प्रॉब्लम है। मुझ पे मुस्कुराती थी ठीक है, जो कोई भी गुजर रहा उस पर भी मुस्कुरा रही है। दिस ग्रीव, ये मामला बढ़ता गया, ये स्थिति चेंज नहीं हुई और बढ़ती गई। आई गेव कमांड्स, और उसके बाद मैंने कमांड किया मेरे सोल्जर्स को। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड ऑल टुगेदर, और उसके बाद उसकी सारी मुस्कान को मैंने एक साथ बंद कर दिया, एक ही बार में। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, देखो देखो कैसे खड़ी है वहां पेंटिंग में, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा है। और मुस्कुराओ। ये सारी बातें वो सुना रहे मैसेंजर को, क्यों? सोच लो भाई, काउंट की बेटी का रिश्ता लेकर आए हो ना, तो ये सब मानना पड़ेगा भाई। हाँ, उसको भी मानना पड़ेगा, जो मेरी बीबी बनकर आएगी उसको ऐसा होना पड़ेगा। विल इट प्लीज यू राइज, क्या अब आप उठने का कष्ट करेंगे या बैठे ही रहेंगे सर? चलिए हो गया, पिक्चर खत्म हुआ, देख लिया आप। वी विल मीट द कंपनी बिलो, चलिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, नीचे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, उनसे भी मिलना है। देन आई रिपीट, फिर मैं रिपीट करूंगा, ये बात फिर से रिपीट कर दूंगा। द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिकेंस, आपका जो ये काउंट है ना, नो डाउट वो म्यूनिफिकेंट है। म्यूनिफिकेंट मतलब म्यूनिफिकेंस से बना है, जिसका मतलब होता है जेनरस, दानी। दिल उसका बहुत बड़ा है, दानी प्रकृति का इंसान है, बड़े दिल वाला इंसान है, जिसकी तरफ से आप आए हैं प्रपोजल लेकर। आपका काउंट इज एम्पल वारंट, उसका वो जेनरोसिटी अपने आप में परफेक्ट वारंटी है। मुझे पूरा बिलीफ है उसके जेनरोसिटी में, एम्पल लेवल में बिलीफ है, बड़े लेवल में मुझे विश्वास है, वारंटी है, दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डोरी विल बी डिसअलाउड। नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डोरी। एक बात तो तय है कि आपका मालिक, आपका जो काउंट है वो इतना बड़ा जनरस है कि अगर उसके सामने मैं प्रिटेंड भी करूं कि मैं डॉरी नहीं लूंगा, तो भी वो हमको डिसअलाउ नहीं करेगा। कहने का मतलब मुझे डॉरी भर भर के देगा, ठीक है ना। दहेज, डॉरी का मतलब क्या होता है? दहेज। दैट नो जस्ट प्रिटेंस, प्रिटेंस मतलब बहाना, ऑफ माइंड फॉर डॉरी, अगर मैं डॉरी के लिए बहाना मारूंगा कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो भी वो डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि विल नॉट बी अलाउड, मेरा बहाना अलाउड नहीं होगा, मतलब आपका काउंट मुझे डॉरी देगा। इतना बड़ा दिल वाला तो है ही वो। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ,
हालांकि उसकी जो बेटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, फेयर, बहुत ही खूबसूरत, अपनी बेटी के लिए भी देना चाहिए उसको एज आई अवार्ड। और साथ ही साथ मैंने अवार्ड भी किया है, मैंने ये तय किया है अवार्ड, मैंने ये वचन लिया है, मैंने पक्का कर लिया है ये एट स्टार्टिंग, शुरुआत से ही, इज माई ऑब्जेक्ट। मैंने ये ठान लिया है कि वो मेरी होकर रहेगी, उसे मेरा होना होगा, वो मेरी ऑब्जेक्ट है, माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज, कोई वस्तु। यानी पत्नी उसके लिए क्या है? एक वस्तु है। हम बोलेंगे उठो तो उठो, हम बोलेंगे बैठो तो बैठो, हम जैसा कहेंगे वैसा उसको करना पड़ेगा। अवॉर्ड, ये मैंने पहले से ही वचन कर लिया है कि वो हमारी ऑब्जेक्ट होगी, इज माई ऑब्जेक्ट। यानी जबरदस्ती बोल रहा है कि शादी तो करेंगे ही हम तुम्हारे काउंट की बेटी से, और दहेज भी लेंगे, और ये सब भी जान लो, ठीक है ना? नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन सर। नहीं, अब हम लोग नीचे चलिए, अब हम लोग एक साथ चलते हैं नीचे। और नीचे सीढ़ियों से उतरते उतरते सीढ़ी पर उसको अपना एक खूबसूरत पीस दिखलाता है आर्ट का, कहता है देखो, नोटिस, नेपच्यून, देखो ये नेपच्यून की मूर्ति मेरी सीढ़ी पे रखी हुई है। ये पौराणिक कथा के जो गॉड है नेपच्यून, उनका मूर्ति दिखला रहा है, बोला देखो ये नेपच्यून की मूर्ति। दो, टेमिंग अ सी हॉर्स, देखो ये समुद्री घोड़ा को कैसे अपने वश में किए हुए हैं। टेम करना मतलब क्या होता है? वश में करना, पालना पोसना, उसको बोलते हैं टेम, है ना? तो देखो इनके कंट्रोल में है कैसे वो समुद्री घोड़ा। थॉट अ रेयरिटी, ये एक तरह का रेयर थॉट माना जाता है, बहुत ही दुर्लभ सोच है ये जो दिखाई दे रहा है। दुर्लभ सोच मतलब इस तरीके से नेपच्यून एक समुद्री घोड़े को कंट्रोल में कर रहे हैं, ये सीनरी, ये जो सोच है, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द थॉट है। इस थॉट को मूर्ति बना के मेरे सामने लाया है कौन? क्लॉज ऑफ इंसब्रग, कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। ये इंसब्रग के क्लॉज ने, क्लॉज एक इंसान है, कोई मूर्तिकार है, मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता है, कहाँ का है वो? इंसब्रग का है। तो इंसब्रग के मूर्तिकार क्लॉज ने इस पूरे बात को मूर्ति बना करके कास्ट किया है, तैयार किया है, बनाया है, इन ब्रॉन्ज फॉर मी, पीतल में बना के मेरे सामने हमको प्रेजेंट किया है। देखो, मतलब घमंडी है, अपनी चीजों को भी दिखला रहा है जाते जाते। चीजें ही है उसकी लाइफ में, सब चीज चीज है, महिला भी चीज है, और आ, जो चीज है वो भी चीज है। तो आई गेस पोएम सभी को समझ में आया। थैंक यू।